हेलो एवरीवन। पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस वीडियो सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिसमें हम लोग लाइट चैप्टर का आगे सवाल को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके थे। 60 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। कौन सा दर्पण बोल रहा है? अवतल। अवतल दर्पण ऐसा होता है, इसमें बोला जा रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। इस दर्पण में हम कहाँ पे वस्तु को रखें कि इसका बराबर तथा बराबर साइज का प्रतिबिंब बने और वास्तविक बने। तो अगर ये वस्तु इसके केंद्र पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब केंद्र पे बनेगा और साइज बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्र पर। तो सही ऑप्शन क्या लिखेंगे? वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 62 पे। तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। देखिए, अगर हम बोलें कि ये तालाब है, ठीक है, इसमें पानी होगा भरा हुआ, तालाब है तो, और इसके तली पे अगर कोई मछली है, इसको मछली आप मान लीजिए, ठीक है, ये तालाब है, इसके किनारे पे कोई आदमी खड़ा है, ये मछली को देख रहा है। तो अगर ये आदमी इस मछली को मारना चाहता है तो बोला गया कि इसको निशाना कहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये मछली इस आदमी को यहाँ दिखाई देगा नहीं, ये सही में यहाँ पे है, लेकिन ये आदमी जब इसको देखेगा तो ये मछली आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो मछली दिखाई यहाँ पे देगा, एक्चुअल में मछली रहेगा नीचे। तो अगर ये आदमी इस मछली को मारना चाहता है तो जहाँ पे इस आदमी को ये मछली दिखने वाला है उसके नीचे इसको हिट करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा कि जहाँ पे उसको मछली दिखाई दे रहा है उसके नीचे उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो क्या है क्वेश्चन? तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा मछली के ऊपर, मछली के कुछ नीचे। तो जो मछली दिख रहा है इसके ऊपर तो नहीं, मछली के कुछ नीचे। तो कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण इसका तली थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। उठा हुआ प्रतीत होता है तो ये यहाँ पे है तो दिखाई यहाँ पे देगा, लेकिन सही में रहेगा यहाँ पे। तो इसको आप मारेंगे तो ये थोड़ी मरेगा, ये तो इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो प्रतिबिंब को आप मरिएगा तो सही में मछली मरने वाला नहीं है। तो इसलिए आप फिजिक्स समझते हैं, तो अगर मछली आपको यहाँ दिख रहा है तो आपको टारगेट इसके नीचे करना पड़ेगा, तब आप मछली को मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाती है, वायु से द्रव में, ये मान लीजिए अंतरा पृष्ठ है, इधर मान लीजिए कि वायु है, ठीक है, और इधर द्रव है। तो एक प्रकाश की किरण वायु से द्रव में जाती है तो 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या है? तो देखिए ये अभिलंब है, मान लीजिए कि 60 डिग्री बना के ये आ रहा था, तो कुछ ऐसे जाएगा। अब 15 डिग्री से विचलित हुआ है, मतलब ये वाला कोण 15 डिग्री है, और ये वाला कितना कौन बचेगा? 45 डिग्री। तो बोला कि द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? तो सीधा सीधा स्नेल्स लॉ लगाइए। तो स्नेल्स लॉ क्या लिखते हैं? μ1 इधर मान लीजिए और इसका द्रव का μ2 मान लीजिए। तो μ1 साइन 60 डिग्री आप बराबर μ2 साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो μ1 तो हवा मान रहे हैं वायु का, साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2, और इधर से μ2 हमको पता करना है, और साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2। तो μ2 का वैल्यू कितना आ रहा है? μ2 का वैल्यू एक गुना हो जाएगा, तो ऊपर में √3 इंटू √2 और डिवाइडेड बाई 2। √2 से 2 कटेगा √2 बार में, तो कितना आंसर आया? √3/2। तो हम बोल सकते हैं द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? √3/2। तो कौन सा आंसर है? √3/2, पहला ऑप्शन दिख रहा है। तो ये स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, काम हमारा हो जा रहा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 64 में क्या कर रहा है? निम्न में से किस तरंग का तरंग दर सबसे कम है? तो तरंग दर सबसे कम किसका होता है? प्राश्रव्य का। प्राश्रव्य किसको बोलते हैं? हमारा कान जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ को सुनता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो आवृत्ति होता है, उसको हम बोलते हैं प्राश्रव्य तरंग। तो जिसका आवृत्ति बहुत उच्च है, तो आवृत्ति उच्च है तो इसका तरंग दर कम होगा। आपसे तरंग दर कम पूछा है, तो तरंग दर सबसे कम किसका होगा? प्राश्रव्य का। ठीक है,
बाकी सबका तरंग दैर्घ्य इसमें ज़्यादा है। रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? प्रकाश का। इसमें सबसे कम तो इसका होगा। इसके बाद हम प्रकाश तरंग का बोलेंगे, उसके बाद एक्सरे किरण का बोलेंगे, उसके बाद इसका बोलेंगे। सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद इसका है, इसके बाद इसका है, सबसे कम इसका होगा। ठीक है। किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति प्लस 2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में दोष है। बताइए, प्लस 2 डायोप्टर है, तब प्लस बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उत्तल लेंस। ठीक है। और उत्तल लेंस किसका निवारण होता है? तो ये होता है दूर दृष्टि दोष का। दूर और निकट दो होता है ना। तो हम क्या सिखाए थे कि निकट वाला में बड़ा वाला लेंस, तब बड़ा कौन होता है? अवतल। और दूर वाला में छोटा वाला, छोटा कौन होता है? उत्तल। तो सही में क्या होगा? उत्तल। और उत्तल का बीमारी कौन होता है? दूर दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर कौन होगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है। तो अगर चश्मा का पावर पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस किसका निवारण है? दूर दृष्टि दोष का, यानी कि उसका दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 66 नंबर में कि एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। ठीक है। इसका फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए फोकस है 30 सेंटीमीटर। तो एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। मतलब यही फोकस पर रखा गया है, जिसका ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना दे दिया? 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की माप स्थिति प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति तो आप समझ सकते हैं कि अवतल लेंस है तो इसमें हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, या काल्पनिक को आभासी कहते हैं। तो आभासी तो चारों में दिख रहा है, तो ये तो चारों के हिसाब से हो गया। इसके बाद एक चीज़ और कि अगर 6 सेंटीमीटर का ये वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा तो 6 से कम बनेगा। तो चारों आंसर में 6 से कम ही दिख रहा है। कहाँ पे बनेगा ये तो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यू का वैल्यू क्या बोलेंगे कि -30 है। एफ का वैल्यू भी कितना है? -30 है। हमको भी पता करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस फार्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ कितना लेंगे? -30। भी हमको पता करना है। यू कितना हो जाएगा? -30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/30। इसको इस तरफ ले आइए तो 1/v क्या निकल के आएगा? -1/30 अब -1/30। एलसीएम 30 हो जाएगा। -1 -1 -2 हो गया। तो भी का मान कितना आ गया? उल्टा करके लिखेंगे तब -15 सेंटीमीटर। -15, तब 15 भी 2 को दिख रहा है, 15 2 है। अब ये दोनों में चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इसका साइज 4 है, एक 3 है, तब इसका आवर्धन चेक करिए। तो आवर्धन किसको कहते हैं? HI/HO। ठीक है, या V/U। तब भी कितना आया? -15। आयु कितना था? -30। तब 15 दूना 30, यानी कि आवर्धन 1/2 है। तो आवर्धन 1/2 है का मतलब जितना लंबाई का वस्तु है उसका ठीक आधा लंबाई का प्रतिबिंब है। तो 6 का जगह आंसर कितना होगा? 3। तो इसका सही आंसर कौन होगा? पहला। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, लेंस से 15 सेंटीमीटर बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो ये पूरा फार्मूला लगाने के बाद आपका सब आंसर मिल जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो को देख के अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा ले लूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या बोला। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी के वस्तुओं को नहीं देख पाता है। 90 सेंटीमीटर से कम नहीं देख पाता है, मतलब निकट वाला उसको दिखाई नहीं दे रहा, दूर वाला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो 90 सेंटीमीटर से कम दूरी के वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि नज़दीक वाला वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो नज़दीक वाला वस्तु को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ? निकट दृष्टि दोष नहीं, दूर दृष्टि दोष हो गया ना। नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है। देखो निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में आपको क्या बताया गया था कि जिसमें निकट का वस्तु दिखाई दे उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसमें तो निकट का वस्तु दिखाई नहीं ना दे रहा है, दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है। तो दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूर का दिखाई दे रहा है मतलब दूर दृष्टि दोष हुआ है इसको। तो इसको कौन सा बीमारी हुआ है? दूर दृष्टि दोष। जो दिखाई देता है वही बीमारी का नाम होता है। 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, मतलब नज़दीक वाला नहीं देख रहा है, दूर वाला दिख रहा है। तो जो वाला दिख रहा है वही उसका बीमारी है। तो दूर का दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष हुआ है उसको। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे किस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए?
अब जो 90 सेंटीमीटर से कम दूरी पे इसको नहीं दिखाई दे रहा है, अब वो चाह रहा है कि हम 30 सेंटीमीटर पे उसको देख लें। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कितना पावर का लेंस उसको लगाना चाहिए या कौन सा लेंस लगाना चाहिए। तो बताइए, अगर हम वस्तु को 90 सेंटीमीटर पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनना चाहिए, सॉरी उस 30 सेंटीमीटर पे रखे, वस्तु को देखना चाह रहा है ना। तो अगर हम वस्तु को 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो वो देख लेगा। तो हम दोनों का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, दोनों आगे ही रहेगा। यहाँ पे फोकल लेंथ का फार्मूला लगा लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का वैल्यू कितना हो जाएगा, v कितना है -90। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30। तो 1/f का वैल्यू कितना आ गया, एलसीएम 90 तब -1 + 3। तो 1/f का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/90, मतलब 1/45। तो यानी कि फोकस दूरी आ गया 45 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 45 है, दूर दृष्टि दोष हुआ था, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में कौन सा आता है, उत्तल। तो एक उत्तल इधर दिख रहा है, एक उत्तल इधर दिख रहा है, ये अवतल वाला तो कैंसिल हो गया। तो अब ये दोनों में से आंसर कोई आएगा। अब हमको पावर निकालना है। तब पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f। 45 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1/45। 45 को किस में बदलना, मीटर में। तो 45/100, 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 100/45। 5 से 20, 5 से 9, 9 दूना 18, बच गया 2, यानी कि 2.2। तो सही आंसर कौन सा है, पहला 2.22 डायोप्टर का उत्तल लेंस का चश्मा इसको लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होता है। तो यदि पानी का अपवर्तनांक कितना है तो टंकी का वास्तविक गहराई क्या होगा। देखिए अगर ये हम टंकी मान रहे हैं, ठीक है, इसको टंकी का तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होता है, तो अगर बाहर से कोई आदमी इसको देखेगा तो जितना इसका गहराई है, क्या इसको सही गहराई दिखेगा, तो नहीं, ये गहराई इसको कम दिखेगा, क्योंकि ये उठा हुआ प्रतीत होता है। तो अगर इसको 30 सेंटीमीटर गहराई दिख रहा है तो यहाँ पे एक वास्तविक दूरी, ये है वास्तविक दूरी और ये है काल्पनिक दूरी। जो इसको प्रतीत हो रहा है ये है काल्पनिक दूरी। काल्पनिक दूरी को हम स्मॉल एच मान लेते हैं, वास्तविक दूरी को हम कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक बात है। काल्पनिक दूरी को क्या मान लिया, स्मॉल एच, और वास्तविक दूरी को क्या मान लिए, कैपिटल एच। ये दोनों में एक संबंध होता है, वास्तविक दूरी अब बटा में काल्पनिक दूरी बराबर होता है μ2/μ1, जहाँ पे μ2 क्या है, तो ये जो द्रव है उसका अपवर्तनांक होता है। तो काल्पनिक दूरी आपको पता है कि 30 मीटर है, तो कैपिटल H/30 लिख देंगे। अब पानी का अपवर्तनांक है μ2, तो उसको कितना दिया गया है 1.33, 1.33। अब बटा में हवा का अपवर्तनांक 1 मान लीजिए, तो जो वास्तविक दूरी होगा कितना होगा 30 × 1.33। तो गुना कर दीजिए, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9 और 3 और 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 39.9 मीटर। तो सही आंसर कौन आ रहा है, ए। तो ये फार्मूला को ध्यान रखिएगा, वास्तविक दूरी काल्पनिक दूरी के बीच में एक संबंध होता है कि वास्तविक दूरी बटा में काल्पनिक दूरी बराबर μ2/μ1, जहाँ पे μ2 क्या है, जो भी द्रव रहेगा उसका अपवर्तनांक रहेगा, और μ1 आसपास के माध्यम का अपवर्तनांक रहेगा। तो μ1 को क्या मान लिया, हवा, और μ2 क्या था, द्रव, पानी। अब पानी का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ था, ये स्मॉल एच का वैल्यू काल्पनिक दूरी दिया हुआ था, स्मॉल एच, कैपिटल एच पूछ लिया था, तो गुना कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद कौन सा सवाल है, हाँ इसके बाद 69 है। क्या बोल रहा है कि दो दर्पण, एक अवतल तथा दूसरा उत्तल, एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। उनकी पॉलिश की हुई सतहें एक दूसरे का सामना करती हैं। देखिए एक बोल रहा उत्तल है, ठीक है, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए उत्तल है, और एक आप ऐसे दिखा दीजिए, ये कौन सा है, अवतल है, ये कौन सा है, उत्तल है। दोनों का जो पॉलिश सतह, पॉलिश का मतलब रंगा हुआ नहीं समझना है, पॉलिश का मतलब चिकना वाला। तो जो ये चिकना वाला सतह है दोनों एक दूसरे के सामने है। ठीक बात है। दोनों के बीच का दूरी बोला है 60 है, 60 सेंटीमीटर लिख दिए। तथा एक वस्तु दोनों के मध्य बिंदु पे रखा है। मध्य बिंदु का मतलब 30। एक वस्तु है जो इस यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से भी 30 रहेगा
और यहाँ से भी 30 रहेगा। ठीक बात है। यदि दोनों दर्पणों की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, अभी दोनों दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी 30 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति है। तो उत्तल दर्पण ई है ना, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थिति पूछ रहा है। तो बताइए इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना दिया 30, तब फोकस दूरी हम निकाल लेंगे r/2 से, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आइए इसका त्रिज्या सेंटर फोकस सब इस तरफ होता है तो इसको प्लस में लेना है। अब वस्तु कहाँ रखा गया 30 पर, तो वस्तु का दूरी क्या लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब पता करना है तो क्या लगा लीजिए 1/f बराबर 1/v - 1/u। f कितना है तो f हो जाएगा 15 प्लस में बराबर v तो हमको पता करना है माइनस u कितना है -30, तो माइनस माइनस प्लस 30, ये इस तरफ जाएगा तब प्लस से तो इधर हो जाएगा माइनस, तो 1/v कितना आएगा 1/v आ जाएगा 1/15 - 1/30। एलसीएम निकालेंगे आप तो एलसीएम कितना आएगा देखिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो 2 - 1 1/v, तो v कितना आ रहा है 1/30 मतलब 30 सेंटीमीटर। देखिए 30 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के 30 सेंटीमीटर पीछे, सॉल्यूशन सब ठीक है। देखिए सब कुछ सही है, 30 सेंटीमीटर वस्तु उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पे था, तो u हो गया नेगेटिव, माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर बोला गया था, तब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा आधा 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पीछे होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिया गया है 15 और 1/v - 1/u, तो v हमको निकालना है तो इसको इस तरफ लाए, तो 1/15 - 1/30, ठीक है सब कुछ, तो 1/30, तो v का वैल्यू कितना रहा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उत्तल दर्पण के 30 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन आ रहा है डी, उत्तल दर्पण के 30 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है लेंस के फोकस दूरी से आधी, दोगुनी, बराबर, अधिक। देखिए अनंत पे वस्तु रख रहा है तो पूछ रहा है कि लेंस और रेटिना के बीच में दूरी क्या होगा, तो हमारे आँख में कौन सा लेंस है, हमारे आँख में उत्तल लेंस। अगर वस्तु अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा फोकस पे, अब प्रतिबिंब बनता है आँख में रेटिना पर, तो रेटिना लेंस के बीच की दूरी क्या है बोलेंगे फोकस दूरी के बराबर होगा, तो सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरणें घूमेगी। ये आपको बताया गया है, इसमें 2 सवाल बनता है। एक होगा कि समतल दर्पण के सामने वस्तु को घुमा दें, ये वस्तु है और इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले आएँ, ये 10 डिग्री से घूम गया, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये भी 10 डिग्री से घूमेगा, लेकिन उल्टा दिशा में घूमेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, दर्पण को घुमाया जाए, तो अगर ये दर्पण है यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होगा। अगर दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो जो प्रतिबिंब है ये 10 डिग्री से 10 डिग्री से अगर घुमा रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है 20 डिग्री से घूमेगा और सेम दिशा में घूमेगा। अगर दर्पण को घुमाए क्लॉकवाइज तो ये भी घूमेगा क्लॉकवाइज, लेकिन एंगल दुगना होगा। तो ये आपको पढ़ाया गया है, ये आपको पता है कि क्या है कॉन्सेप्ट, तो इसके हिसाब से डायरेक्ट इसका आंसर मारा जा सकता है कि समतल दर्पण को 10 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 20 डिग्री से घूमेगी, तो आंसर ए होगा। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। देखिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो यही सवाल पूछा गया कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जिसका अपवर्तनांक कम है, तो यही सही आंसर है, ज़्यादा अपवर्तनांक से कम वाला में जाते हैं। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते नहीं, सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग है तो सबका चाल अलग होगा। देखिए फार्मूला आपको बताया था C = F × लैम्डा, आवृत्ति सबका बराबर होता है लेकिन लैम्डा सबका अलग अलग होता है, जिसका लैम्डा ज़्यादा वो ज़्यादा चाल से चलेगा, जिसका लैम्डा कम वो कम चाल से चलेगा।
तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा तो उसका चाल भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, एक उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु है। वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब फोकस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगा? देखिए, एक उत्तल लेंस बोला है, ठीक है, इसके फोकस दूरी से 9 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि फोकस यहाँ है, इधर का फोकस यहाँ है, तो फोकस दूरी से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु का दूरी कितना हो जाएगा? फोकस दूरी प्लस 9 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखा गया है। वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब फोकस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब फोकस से 16 सेंटीमीटर दूरी मान लीजिए, तब प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाएगा? 16 प्लस फोकस दूरी के बराबर, ये प्रतिबिंब बना। तब मतलब फोकस दूरी क्या है? तो देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। v का वैल्यू कितना है? 16 प्लस f, अब माइनस u का वैल्यू कितना है? तो u तो नेगेटिव होगा, तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/f प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम क्या लिखेंगे? 16 प्लस f इंटू में f प्लस 9। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा f प्लस 9, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो बचेगा f प्लस 16। तो कितना आ गया? देखिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/f बराबर f 2f और 16 9 25, 2f प्लस 25। अब बटा में क्या आ जाएगा? गुना कर लीजिए, तो 16f और 9f, तो 16 9 25f। ठीक है, 16f प्लस 9f कितना हो जाएगा? 25। उसके बाद f का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आज 16 इंटू 9 करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 144। ठीक बात है। आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस 25f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25f प्लस f स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा तो 25f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2f स्क्वायर है, यहाँ पे इसको इस तरफ लाएंगे तो f स्क्वायर बचेगा। f स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बच गया? 144। तो f का वैल्यू कितना आएगा? 12। ठीक है, उत्तल लेंस है तो यहाँ पे आप प्लस माइनस तो ले सकते हैं, लेकिन उत्तल बोला है तो आप प्लस वाला लीजिए, तब प्लस वाला आंसर कौन हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको केवल सॉल्व करने के लिए दिया गया था, सवाल में कुछ है नहीं, बस ये घुमाने का कोशिश किया है कि फोकस दूरी से 9 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखे हैं और फोकस से 16 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताइए इसका फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सब क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार सोल्व करना पड़ेगा, खुद से बनाइएगा तभी काम बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति अधिकतम होगा? तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन होता है 1 + d/f। ठीक है, तो आवर्धन किसके लिए अधिकतम होगा? तो जिसके लिए फोकस दूरी कम होगा आवर्धन उसका ज़्यादा होगा। तो आप देखिए रंग दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाल रंग अगर देखा जाए तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा, तब फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो आवर्धन कम होगा। अगर ये बैगनी रंग रहेगा तो इसका फोकस कम होगा क्योंकि बैगनी ज़्यादा मुड़ेगा, तब फोकस जिसका कम होगा उसका आवर्धन ज़्यादा हो जाएगा। तो बैगनी रंग का इसका सही आंसर बोलेंगे कि अधिकतम पूछा है तो बैगनी होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश गुजरता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो सकता है? पानी से वायु, वायु से पानी, निर्वात से वायु, वायु से कांच। देखिए ज़्यादा चांस है कि जब प्रकाश पानी से वायु में जाएगा ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तब इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ऐसे होने के लिए तो इसमें भी हो सकता है निर्वात से वायु में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, इसलिए हम सही आंसर पानी से वायु को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, एक समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का गुण आपको बताया गया है। यह सीधा है, सही है। यह आभासी है, ये भी सही है। यह आकार में कम है, ये गलत हो गया। आकार में बराबर होता है, तो सही ऑप्शन कौन होगा? सी। इसके बाद क्या बोलता है कि एक दूरदृष्टि व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसको दूरदृष्टि दोष हुआ है, मैंने दूर दिखाई दे रहा है, नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है। वह इसे घटाकर 25 सेंटीमीटर करना चाहता है, उसे प्रयोग करना चाहिए। तब बताइए दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, तो ये गलत, ये गलत। अब ये दोनों में से कौन सही होगा?
तो बताइए, स्पष्ट दूरी का, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 50 है, वो उसे घटाकर कितना करना चाहता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को अगर हम कहाँ पे रखें, 25 सेंटीमीटर पे, तो उसका प्रतिबिंब इसको कहाँ पे बन जाना चाहिए, 50 पर, तो उसको दिखाई दे देगा। तो वस्तु का दूरी हम क्या बोलेंगे कि -25 हो गया। अब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, -50 पे, तो इसका फोकस दूरी आप निकाल सकते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये फोकस दूरी निकल जाएगा तो इसका बताइए क्षमता भी निकल जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो करके देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसा सवाल अभी मिला था, तो ठीक उसके जैसा है, इसलिए हम हिंट देके आपको छोड़ रहे हैं कि आप सोल्व करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। यदि एक माध्यम से निर्वात के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण ही है 30 डिग्री है, तब माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। ठीक है, देखिए एक माध्यम में क्या बोला है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यदि एक माध्यम से निर्वात के लिए पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण इतना है, तो बोला कि उस माध्यम में प्रकाश आवेग क्या होगा। तो क्रांतिक कोण का एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि साइन इनवर्स μ1/μ2 होता है, सॉरी μ2/μ1 होता है। साइन इनवर्स μ2/μ1 होता है, μ1/ नहीं, μ1/μ2 ही होता है, सही लिखा गया था। साइन इनवर्स μ1/μ2 होता है। तो यहाँ से IC दिया है 30, तो साइन को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2। इधर से क्या लिखेंगे, μ1/μ2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो μ2 का वैल्यू, μ1 को 1 मान लेंगे तो 1/μ2, तो μ2 कितना आ रहा है 2, तो μ2 का वैल्यू 2 है। तो बोला कि इस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, तो μ बराबर क्या होता है C/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा C/μ, और C का वैल्यू 3 × 10⁸ 8 और बटा में 2, तो 1.5 आएगा, तो 1.5 × 10⁸ 8, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा सवाल रिपीट हो रहा है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो ये सवाल बिल्कुल ही आसान आपके लिए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लाया जाता है, तब प्रतिबिंब का आवर्धन अपरिवर्तित रहता है, लेंस की फोकस लंबाई क्या है। देखिए एक लेंस है, ठीक है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, एक वस्तु क्या लिखा है, एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर से, पहले ये वस्तु से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे था। ठीक है, अब लेंस को इसके 15 सेंटीमीटर पे लाया गया है, यही लेंस अब इस वस्तु से 15 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो बोला कि आवर्धन इसका बदल नहीं रहा है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो बताइए कब संभव है, ये संभव तब होगा कि एक बार ये फोकस से बाहर रहेगा, तब फोकस और इस सेंटर के बीच में हो गया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तब फोकस और सेंटर के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है सेंटर के पीछे, जो कि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब होता है। इधर हम दिखा रहे हैं वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये फोकस के अंदर आएगा, फोकस के अंदर आएगा तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और बड़ा बन सकता है। तो आवर्धन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब आवर्धन का मान नहीं बदल रहा है, आवर्धन का जो चिन्ह होगा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक बनना चाहिए, यहाँ पे काल्पनिक बनना चाहिए, तभी ये संभव है। यहाँ पे आवर्धन देखिए बड़ा प्रतिबिंब के लिए 1 से बड़ा हो सकता है, काल्पनिक के लिए भी 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये संभव तभी है जब आवर्धन का मान ऋणात्मक हो, एक वास्तविक के लिए होगा और एक काल्पनिक के लिए होगा, तो काल्पनिक के लिए पॉजिटिव और वास्तविक के लिए ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इसका फोकस दूरी क्या है। तो मान लीजिए कि पहला केस में अगर हम बात करें तो जो वस्तु का दूरी होगा U1 मान लेते हैं, जो कि कितना है -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड केस में अगर देखा जाए तो वस्तु का दूरी U2 मान लीजिए, वो कितना है, तो -15 सेंटीमीटर है। जब -20 पे रखा गया होगा तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए V1 पे बना होगा, और जब -15 पे रखा हो गया तो मान लीजिए प्रतिबिंब V2 पे बना होगा। तो आप क्या कीजिए कि पहले ये वाला डाटा लीजिए एक वाला, और यहाँ से
इसका आवर्धन निकालने की कोशिश कीजिए। तो हम फोकस दूरी का फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अगर ये फार्मूला हम लगा के आगे बढ़ें तो देखिए तो क्या निकल के आएगा, 1/f। फोकस दूरी तो हमको पता ही करना है, तो हम क्या करते हैं कि v का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u। ठीक बात है।